सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 11वीं के विज्ञान पुस्तक के पाठ भारतीय कलाएं। आइए शुरू करते हैं पाठ। भारत में जो कला है, जो कलाएं हैं, वो सब देखते हैं। कलाओं की अपनी भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, परिवेश मतलब हमारे आसपास जो माहौल है ना, रहन सहन है ना, तो उसी को बोलते हैं परिवेश। प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं। वैसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त करना मतलब अपने विचार को दूसरों को बताना। हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसे किसी न किसी रूप में और नए नए तरीके से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। समुद्र में उड़ती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। चिड़िया की चहचहाट को गायक स्वरों में सजाता है, तो नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। यहाँ पर देखिए, मुद्रा का दो अर्थ होता है ना, लेकिन यहाँ पर मुद्रा कौन सा है? स्थिति। नृत्य करते करते नाना प्रकार के जो स्थिति होती है ना, उसी को यहाँ पर मुद्रा बोला जा गया है। एक मुद्रा होता है रुपया पैसा, है ना। तो यहाँ पर जो है नृत्य करने की जो स्थिति होती है ना, उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है। भीमबेटका की गुफा के चित्र देखिए। ये भीमबेटका गुफा है ना, तो उसका ये चित्र देखिए, ये दिखाई दे रहा है। हाथी जैसे आकृति दिखाई दे रहा है। हाथी के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए भीमबेटका का जो गुफा है उसको। चलिए आगे देखते हैं। चित्रों में तो कभी गीतों में चित्रों में तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में, तो कभी संगीत में, यह कहने सुनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी नए नए तरीकों में लगातार जारी है। हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है। ठीक है, उत्सव धर्मी मतलब किसी भी चीज का उत्सव मनाने में आगे है ना। विविधता हमारी पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विविध कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं हैं। आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाओं को त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह, पूजा तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ी है। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं भारत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती है। क्या आपको यह नहीं लगता कि पर्वों, त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव ही एक ओर इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है, तो दूसरी ओर यही पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत सतत मतलब निरंतर, है ना, सतत निरंतरता को बनाए रखता है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी भी है ना, चैन है ये। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जनजातीय और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है, जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। एक बात ध्यान देने की है, कौन सा? कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। बाद में चलकर जब इसका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई, है ना। पहले क्या है, समूह में ये सब अपने आप समूह के लोग किया करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे ये मध्यकाल तक क्या हो गया,
साहित्य में देखने को मिला, ठीक है, फिर चित्र में देखने को मिला, फिर संगीत, नृत्य कलाएं, ये सभी के सभी चीजें राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई, मतलब उसके देख रेख में या उसकी सुरक्षा में ये सब होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंधी, मतलब इसका धीरे धीरे शास्त्र के रूप में परिवर्तित हो गया ये। वे कलाओं को अपनी अभिरुचियों अभिरुचियों मतलब अपने पसंद के अनुरूप कलाओं और सुव्यवस्थित और परिष्कृत परिष्कृत मतलब उसको और धीरे धीरे सुधारना, है ना, परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते थे। इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती हुई गुप्त साम्राज्य में तो पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा, ठीक है, मतलब बहुत आगे तक चली गई, है ना। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका शास्त्रीय स्वरूप बना, तो कला के लिए अब यह अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है ये, है ना, नाट्य शास्त्र जो है। आगे देखते हैं। शास्त्र में संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया, फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से जुड़ी पूरी तरह जुड़ी रहीं। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही है, ठीक है। आज भले ही बड़े बड़े नाट्य शास्त्र मतलब या शास्त्र उसके बड़े बड़े पुस्तकें लिखी जा चुकी है, लेकिन आज भी वो लोक से जुड़ी हुई है ना, लोगों से जुड़ा हुआ ही है वो। चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो, या फिर नृत्य नृत्य कला, डांस, है ना, डांस की जो कला है वो शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी ना खत्म होने वाली संवाद भी इनकी ताकत है, ठीक है। शास्त्रीय और जो लोक कला है ना, इसके बीच कभी ना खत्म होने वाली संवाद ही, इन दोनों के बीच जो संवाद है, बातचीत है ना, यही इसकी ताकत है। आगे देखते हैं चित्रकला। महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बने चित्र, ये देखिए महाराष्ट्र में वर्ली शैली, है ना, ये आप किस प्रकार की चीज पेंटिंग है वो आप देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। अभिन्न अंग मतलब जिस प्रकार से अभी हम जिस प्रकार से मोबाइल चला रहे हैं, है ना, तो वो अभी हमारे अभिन्न अंग बन चुका है मोबाइल, है ना। तो ठीक उसी प्रकार ये भी चित्रकारी जो है प्राचीन काल से ही, ये जो पेंटिंग जो है वो प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। भले ही ये पर्टिकुलर कोई प्रत्येक आदमी ना करे, लेकिन ये हमारे जीवन में रहा है किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी रूप में। जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी, जब हम भाषा बोल नहीं पाते थे, भाषा नहीं थी, तब भी हमारे पास चित्रकारी थी, और अभिव्यक्ति यही अभिव्यक्ति का माध्यम थी। प्रागैतिहासिक समय में प्रागैतिहासिक समय में कि इतिहास से पहले का समय, जब से इतिहास या लिखित उल्लेख जहाँ कहीं से भी शुरू होता है उससे और पहले के समय है ना, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक, है ना। तो प्रागैतिहासिक समय में अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों में शैल चित्रों को ही माना जाता है। शैल मतलब होता है पत्थर, है ना, उसमें और जो चित्र है तो शैल चित्र उसी को बोला जाएगा। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं, ठीक है। उस समय तो कलर वगैरह का निर्माण हुआ नहीं था, खोज हुआ नहीं था, बनाया नहीं, मतलब मालूम नहीं था। तो प्राकृतिक जो रंग है, कलर है ना, उसी से ये सब पेंटिंग किया जाता था। गुफाओं में मिलते हैं, ये गुफाओं में मिलते हैं। गुफा ये ऊपर हम देख चुके हैं गुफा, ये है ना, ये है गुफा। तो इन गुफाओं में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि पहले वहीं रहा करते थे लोग, मनुष्य।
चलिए आगे देखते हैं। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं, ये गुफाओं में मिलते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, है ना। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा मतलब प्रतिदिन का जो चीजें हैं, है ना, गतिविधि है, रोजमर्रा की गतिविधियां जैसे कि शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा, श्रृंगार, है ना, सभी कुछ दिखाई पड़ता है। गुफाओं में सृजन की कला निर्माण, सृजन मतलब निर्माण, कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा रही है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कलाकृतियों के लिए विख्यात है। चलिए आगे देखते हैं। चौथी से छठवीं सदी के बीच, चौथी से छठवीं सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। मतलब सबसे बढ़िया कला उस समय देखने सुनने को मिलता है। अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों खोदी गई, उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं भी, ये देखिए एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का चित्र, ठीक है, कितना उस समय बहुत पहले के समय में कितना बढ़िया चित्र बना हुआ है ना। मूर्ति है, मूर्ति मूर्ति बनी हुई है ना। चल आगे देखते हैं। इसी जमाने की है। अजंता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्षक हैं कि वे आज तक वे कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि अजंता के दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया है। 7वीं 8वीं सदी में, 7वीं 8वीं सदी में, अभी कौन सी सदी चल रहा है? 21वीं सदी, है ना। तो आप अंदाजा लगा लीजिए किस समय की बात हो रही है। 7वीं 8वीं सदी में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं तैयार की गई। किसको काटकर? चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं तैयार की गई। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है। इन्हीं गुफाओं के बीच में क्या है? कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है। इन मानुषी कला सृजन को देखकर आश्चर्य होता है। उन दिनों मनुष्य ने इसकी कल्पना कैसे की होगी और फिर उस कल्पना को साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा। लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती है। यहाँ त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है ना, जबरदस्त मूर्ति है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल के अद्भुत उदाहरण है। हम जिस लघु चित्र के नाम से जानते हैं, हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं, वे दो प्रकार के हैं। एक स्थायी, जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागजों पर किया जाता है। इनमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, है ना, और पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध है। इसमें प्रयोग होने वाले सभी सामग्री मतलब वस्तु, है ना, प्राकृतिक ही होते हैं। इन चित्रों की विशेषता है इनकी विभिन्न प्रकार की शैलियाँ, है ना। वनों गांवों के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते थे। इसे किवाड़ पेंटिंग भी कहते हैं। किवाड़ मतलब दरवाजा को बोलते हैं, है ना, तो किवाड़ पेंटिंग कहा जाता है। ये देखिए किवाड़ चित्रकारी राजस्थान की है ये, है ना। और ये दूसरा जो है वो पट्ट चित्र है उड़ीसा की। चलिए आगे देखते हैं। इस चित्रकारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। उड़ीसा के पट चित्र कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया है।
इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल, काले, नीले रंगों से उकेरते हैं। देखने की बात यह है कि गीत गोविंद के पदों को नर्तक ओडिसी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज चित्र पट चित्र कथा है जो जयदेव के गीत गोविंद में उकेरा गया है ना। और वहीं पर देखने की बात यह है कि गीत गोविंद की जो पद है उसको नर्तक जो है ओडिसी नृत्य में भी क्या करते हैं, उसी को ही बताते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। जो चित्र दोनों एक ही चीज को प्रदर्शित करते हैं, चित्र में भी और नृत्य में भी। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इन लघु लोक कलाओं की बहुत मांग है। अस्थायी कलाओं में कौन कौन से है वो देखिए। कोहबर, एपन, अल्पना। मतलब स्थायी और अस्थायी समझ में आ रहा है। मतलब स्थायी मतलब जो परमानेंट जो रहे, ठीक है। और अस्थायी में क्या है, जैसे हम रंगोली डालते हैं, है ना, तो रंगोली क्या परमानेंट थोड़ी रहता है भाई। वो एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन 2 दिन या संभाल के रखोगे तो सप्ताह भर रहेगा, नहीं तो हवा में धूल मिट्टी उसमें जम जाएगा। इस प्रकार से मतलब वो बहुत कम समय के लिए रहता है। तो ऐसी जो उसको बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं अस्थायी कलाओं में, है ना, उसी को बोल रहे हैं अस्थायी कला। जैसे रंगोली पेंट करते हैं उस तरह की चीज़ें। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कोहबर, एपन, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएं, ठीक है, काफ़ी प्रचलित हैं। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार और उत्सवों से है। आप लोग देखे होंगे कि रंगोली जो है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, है ना, वो शादी में और त्योहारों में रंगोली सजाते हैं, है ना, रंगोली डालते हैं। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे तरफ ये रंगोली के नाम से प्रसिद्ध है ना। और हमारे जो पुराने जो उसको चौक पूरना भी बोलते हैं ना। पहले के जो समय में अभी अभी भी कुछ कुछ त्योहार में कुछ निश्चित आकार के ही रंगोली जैसे बनाते हैं उसको, है ना। वास्तव में उत्तराखंड में जिसे एपन कहते हैं उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सत्या, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा। आप लोग चौक पूर्णा आप लोग भी, आपके यहाँ भी होता होगा। जो अ, आजकल के समय में जो चावल के आटे हैं उससे जो करते हैं, है ना, वही है चौक, उसी को चौक पूर्णा बोलते हैं। दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए रंगोली चित्रकला, है ना, इस तरह की रंगोली चित्रकला इस तरह से बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। आप कोई भी मंगल शुभ अवसर है तभी उसको बनाया जाता है अधिकतर, है ना। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। पर हम सब पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है इससे कहीं अधिक इसके बाहर भी है। यह ध्यान देने की बात यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही है, उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। मतलब हम भारत में जितना इस भारतीय कला को जानते हैं, है ना, उसकी आधी कला विदेशों में है ना, और विदेशों में भी सुरक्षित है। उसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन और जापान तक जाना चाहिए। तिब्बत और बर्मा और श्याम में फैलकर नए रूप धारण करते हुए फुटकर, ठीक है, फुटकर नए सौंदर्य पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए। हमें कंबोडिया और जावा में इसके शानदार और बेमिसाल कारनामों को देखना चाहिए। यह सच है कि भारतीय कलाओं का विस्तार विश्व के अन्य भूभागों में भी हुआ, लेकिन
उन कलाकृतियों के सृजन में क्षेत्रीय विशेषताएं हैं। भले ही वो भारत के कला है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ की जो क्षेत्रीयता है ना, वो भी उसमें दिखाई देने लगा है ना। गंधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा और तिब्बत की शैली में बनी बुद्ध प्रतिमा में अपनी अपनी क्षेत्रीय पहचान स्पष्ट दिखाई देती है ना। ये जिस प्रकार से हम ऐसा समझ लीजिए कि हम हमारे आसपास कृष्ण या राम भगवान की मूर्ति अगर है ना, तो उसकी जो बनावट है, संरचना है, वो थोड़ी सी अलग होगी। और वही अगर जापान, चीन या अन्य कोई भी देश में बनाएंगे, तो वहाँ की जो संरचना है वो थोड़ी अलग होगी, उसकी जो चेहरे की जो बनावट है ना। क्यों अलग होगी? क्योंकि वहाँ की जो सबसे जो सुंदर जो व्यक्ति होते हैं, है ना, तो उसकी कल्पना के अनुसार बनाएंगे। हमारे देश में जिस प्रकार से जो सुंदर व्यक्ति की माना जाना जाता है ना, उस आकार में उसके चेहरे के अनुसार बनाया जाएगा, है ना। तो इस तरह से जहाँ के क्षेत्रीय है तो उसका क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है ना। ये चित्र में देखिए, राग मेघ मल्हार, बूंदी चित्रकला की राजस्थान शैली, है ना। चलिए आगे कल पढ़ेंगे।